सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क की मशरत इस वक्त नहायत नाजुक मोड़ से गुजर रही है। कहा जाए कि हालात इस वक्त अफरा तफरी का शिकार हैं तो किसी भी सूरत गलत ना होगा। ये अफरा तफरी सियासी भी है और मुआशी भी है। हर गुजरते दिन के साथ हालात मनफी से मनफी तर होते चले जा रहे हैं। इनको हम खुद से मुसल्लत किए गए हालात भी कह सकते हैं। अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं। कहने को तो हम कर्ज की अदायगियाँ कर रहे हैं, मगर हकीकी तौर पर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर हम इतने साल में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को लौटा रहे हैं, या किसी एक इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर एशियाई तरक्याती बैंक को दे रहे हैं। और हकीकी तौर पर प्रैक्टिकली कुछ कम नहीं हो रहा, अलबत्ता बढ़ ज़रूर रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और दूसरी जानिब, जहां एक तरफ पिछले 1 से 2 साल के दौरान हमारे जो सियासतदान हैं हसूल इक़्तिदार की खींचातानी में मसरूफ़ हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ अवाम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बामुश्किल खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब IMF का एक और प्लान सामने है। हुकूमती जो ओहदेदार हैं उनको जहां प्लान की तकमील और मंजूरी की फ़िक्र सता रही है, तो वहीं पर आवाम को एक बार फिर से सख्त फैसलों के बाद होने वाली महंगाई नज़र आ रही है। क्या हालात पहले से भी ज़्यादा खुदा न खास्ता संगीन होने जा रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब तमाम लोग तलाश करें। आज भी इस जवाब को तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं और इस टॉपिक पर मेरे ख्याल से उनसे अच्छे मेहमान कोई हो नहीं सकते। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाशा साहब, क्या अब आप असरात देख रहे हैं इस मंसूबे के बाद आवाम पर? क्या हालात खुदा न ख्वास्ता पिछले 16 माह से भी ज़्यादा संगीन होते आप देख रहे हैं? क्योंकि ये वो सवाल है तमाम जहनों में गर्दिश कर रहे हैं और तमाम लोग इसका जवाब तलाश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है और सबसे अहम सवाल आपने उठाया है कि क्या आने वाले दिनों में हालात कुछ ख़राब हो जाएंगे या कुछ बेहतर भी हो सकते हैं, इसके बारे में आपने सवाल किया है। देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि हमारा जो इस साल का शरह नमू है वो शायद 2 से 3% तक हो जाए। अच्छा। पिछले साल तो आपको पता है कि मनफी था, इसलिए कि सैलाब का बहुत बुरा असर था हमारे माशी हालात पर। तो कम से कम ये कि थोड़ा सा आप देखेंगे शायद इजाफा होगा आमदनी में, मगर ये कि जब आपके आबादी में 2.5% सालाना इजाफा हो रहा है तो फीकस आमदनी में कोई वाज़ेह तौर पर इजाफे नहीं होने के इम्कान हैं। एक तरफ ठीक है। दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का मसला है वो आप ये देखिए कि पिछले कम से कम 2-3 साल से हालात बहुत परेशान कुन होते गए हैं और इसका आगाज शुरू हुआ था कोविड के बाद। ठीक है। अब पोजीशन ये है कि हमारा अपना अंदाजा ये है कि मुझे अफसोस है कहते हुए कि हमारे मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोजगारी का लेवल है वो 2019 में कोविड से पहले तकरीबन 6.5-7% था। आज वो 10% तक जा बहुत बढ़ गया है। और तकरीबन आप ये देखिए कि तकरीबन 75 लाख मजदूर बेचारे बेरोजगार हैं और बहुत से ऐसे और भी हैं जो वक्ती तौर पर थोड़ा काम कर लेते हैं दिहाड़ी वगैरह पर, मगर आमदनी उनकी बहुत कम हो चुकी है। अब आखिरी चीज जो है वो है आपके गुर्बत का पैमाना, वो भी बढ़ चुका है। वर्ल्ड बैंक तो कहता है 40% हो चुका है पाकिस्तान में। हमारा अपना अंदाजा है कि ये 40 से कुछ ज्यादा है और इस वक्त तकरीबन 11 करोड़ आपके पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तो हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। और उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में अगर हम ये देखें कि हालात इस सियासी तौर पर संभलते हैं
और अगर मुख्तलिफ पार्टीज बैठकर एक चार्टर या एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स पर उनमें आपस में एग्रीमेंट होता है, जिस तरह आपने याद होगा 2015 में हमने देखा था टेररिज्म के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसी तरह का अगर कोई नेशनल एक्शन प्लान बनता है हमारे इकोनॉमी को बचाने का और आगे ले जाने का, तो फिर इंशाल्लाह कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। IMF के बातचीत का आगाज हुआ है आने वाले नए प्रोग्राम के लिए, इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसमें अब सियासतदानों की भी सीरियसनेस जो है उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि कितनी संजीदगी का ये मुजाहरा करते हैं। दूसरी बात है कि अभी IMF जो है पाशा साहब वो तो नागुज़ीर है और इस वक्त हुकूमत को शराइत तो मानना ही पड़ेंगी। अगर हम कहेंगे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C यही है कि तमाम ऑप्शंस की शराइत माननी पड़ेगी, सख्त फैसले भी बेहद ज़रूरी हैं, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन एक सख्त फैसले और शराइत के दरमियान अगर हम छोटी सी कोई थिन लाइन की बात करें तो कोई दरमियानी रास्ता आपको लगता है कि हमारे पास मौजूद हो कि हम आवाम पर भी बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें और शराइत भी मान लें, सख्त फैसले भी कर लें, लेकिन थोड़ी सी नरमी के साथ? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल। अल्लाह के फजल से हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ने कुछ रेजिलियंस दी है। बहुत से क्राइसिस आए हैं हमारे तारीख में। 1971 में बहुत बड़ा क्राइसिस था, पाकिस्तान टूटा। 1998 में बम के बाद हम पर सैंक्शंस लग गए थे और हमारे पैसे खत्म हो गए थे, अल्लाह के फजल से हम निकल आए। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हमें करना है वो वाज़ा तौर पर नजर आ रहा है। इस मुल्क की जो एलीट है उन्होंने कभी पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, जिसे कहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। उन्होंने अपना ही फायदा सोचा है और उसके नतीजे में बेशुमार मराद उनको दिए गए हैं। टैक्स के निज़ाम में उनको छूट मिल चुका है, आप सब्सिडीज उनको मिल रहे हैं वगैरह। देखिए एक वक्त ऐसा आता है मुल्क की तारीख में जब जो अमीर तबका है उससे कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए। ठीक है। और अगर हम प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं और उससे 2-3 हज़ार अरब और उठाते हैं रेवेन्यूज, तो उस एडिशनल रेवेन्यूज से इंशाल्लाह हम गरीब तबके का सपोर्ट का पैमाना और प्रोग्राम्स बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा एक और सवाल मेरे जहन में था पाशा साहब, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो इदारे खसारे में चल रहे होते हैं, सरकारी इदारे जिनकी हम प्राइवेटाइजेशन निजकारी पर अक्सर हम बात सुनते हैं, इस पर जोर भी दिया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि हुकूमतें जो हैं वो दावे करती रहीं, लेकिन सियासी नुकसान के बायस अगर मैं कह दूं, आप अग्री करेंगे, सियासी नुकसान शायद उनको नज़र आता है, उसकी वजह से अमल इस पे कोई नहीं करता है। अगर मैं अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स की साथ बात करूं, तकरीबन कमोबेश 212 इदारे हैं जिनमें से 197 इदारे नुकसान में चल रहे हैं सर। तो निजकारी जो है वो आपके मुताबिक किस हद तक ज़रूरी है? जैसे कि मुझे याद है कि स्टील मिल का जब मामला आया था, असद उमर साहब पहुँच गए थे स्टील मिल कि हम इसको ठीक करेंगे, फिर जब आए हैं तो अपनी वजारत नहीं संभाल सके, वज़ीर ख़जाना जब बने तो मईशत के चैंपियन उनको कहा जाता था, उनको हटाना पड़ा, तो नहीं ठीक कर सके ना। अब PIA का मामला भी आपके सामने है, उसको भी उसकी निजकारी के लिए अब हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफत कर रही है। तो मैं पीपल्स पार्टी को भी यहाँ उनसे भी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या पीपल्स पार्टी भी बराबर की जिम्मेदार नहीं है PIA को यहाँ तक ला के खड़ा रखने में? क्योंकि इतनी भर्तियाँ जब की जाती हैं, अगर फॉर एग्जांपल 100 की गुंजाइश है, आप 150 लोग या 200 लोग भर्ती कर लेंगे, फिर उनकी सैलरीज निकालनी है, उनकी मराहत हैं, तो उनको आप निकाल भी नहीं सकते। तो ये मामला यहाँ तक लाने में सियासी जमातों का कितना किरदार है? मैं बड़ा ही ओपन सवाल पूछ रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? जी पाशा साहब। देखिए इस वक्त आपने जो इशू रेज किया है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, वो इस हद तक उनका बोझ बढ़ चुका है कि पिछले साल के बजट में 2022-23 के बजट में जो बजट से खर्चे किए गए उनको चलाने के लिए वो 1500 से ज्यादा अरब रुपए थे। 1500 अरब रुपए। एक तरफ आप उनको बचाने के लिए 1500 अरब खर्च कर रहे हैं और हमारे गरीब तबका जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पिछले साल 300 अरब से भी कम था।
बात दरअसल ये है कि और सर पीछे उससे ऐसे लोग भी मुस्तफीद होते रहे जो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, उसमें भी कितनी करप्शन बेज़ाब्तियां सामने आई थी। जी आई हैं, मगर अल्लाह के फजल से ये बेहतर प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें भी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उसमें भी किसी तरीके से वो लोग मुस्तफीद हो जाए और हकदार तक उसका हक ना पहुंचे। बाद में फिर चेक एंड बैलेंस हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़े। बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन से क्यों ये आपके जो इसमें आप सियासतदान का जिक्र कर रही हैं, मगर इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके सीनियर ब्यूरोक्रेसी का है, इसलिए कि बोर्ड्स वगैरह में जो आपके इदारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, उसमें ज्यादातर बड़े सिविल सर्वेंट अफसर बैठते हैं। ठीक है। और बेशुमार उनको जिसे कहते हैं ना मराद मिलते हैं बैठने की वजह से, और दूसरी तरफ वो यूज करते हैं इन इदारों को कि एम्प्लॉयमेंट अपने जो चहीते लोग हैं उनको देने के लिए। तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप इस्तेमाल बेदर्दी से करते रहे हैं, और अब पोजीशन की हो गई है कि 1500 अरब का नुकसान है। आपने ठीक कहा, और हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, आपको सुन के हैरत होगी, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, 168 अरब का लॉस एक इदारे का। तो पाशा साहब मेरा सवाल वहीं पर है कि फिर जो हम निजकारी की बात करते हैं तो क्या फिर रुकावटें हाइल आज हो जाती हैं? आपने कुछ का जिक्र भी कर दिया, लेकिन सर निजकारी की तरफ जाने के अलावा हल भी तो कोई नहीं है। अगर मैं कामयाब ममालिक की बात करूं, बहुत से ममालिक मेरे जहन में आ रहे हैं, अमेरिका की आप बात कर लें, बरतानिया की कर लें, वहाँ पे जो अगर हम एयरलाइंस की बात कर लें तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हमारे यहाँ PIA मुसलसल खसारे में जा रहा है, तो क्या मसला है निजकारी से कर दी जाए? करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो हैं, दूसरी तरफ देखिए इस वक्त हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुशहाल नहीं है, बहुत ही परेशान कुन हालात हैं प्राइवेट सेक्टर के। एक तरफ सरे सूद 20-22% हो चुका है, दूसरी तरफ बिजली के और गैस के निर्ख आसमान तक पहुंचे हुए हैं, और जो इनपुट्स चाहिए इंपोर्टेड वो नहीं मिल रहे हैं। आपका सनती पैदावार ना बढ़ने के बराबर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अच्छे हालात नहीं है उनके। तो अगर हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है तो जो SIFC की ख्वाहिश है, जो हमारा माशाल्लाह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि हम बाहर से पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर इन्वेस्टमेंट करके इन इदारों को उनको देंगे, ये अगर हो जाता है तो बहुत। और सर आप देखिए उसमें कितनी फील्ड्स को कवर किया जा रहा है। आप देखिए उसमें एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है, डिफेंस प्रोडक्शन है। तो अगर ये चल पड़ा और आपके जो प्राइवेटाइजेशन आपको करने हैं इदारे, PIA अगर कोई जिसे कहते हैं ना बाहर का इदारा ले लेता है और चलाता है, उसके पास कैपिटल है, रिसोर्सेज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वापस ले आता है, तो इससे बेहतर क्या होगा। मगर इस वक्त हमारा अपना डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर जो है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि बड़े बड़े पब्लिक इदारे वो अपने हाथ में लें और चलाएं। ठीक। अच्छा सर, ये अभी जो हालात हैं, खैर आपने, मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जब मैंने पूछा कि इज़ इट इवन पॉसिबल, आपने कहा बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग हैं जो हालात को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। वो हम बचपन में अक्सर एक मुहावरा सुनते थे कि कहा जाता था कि कुछ लोग हैं कि वो बात को इतना बढ़ा देते कि पिंक को रेड और रेड को मैरून करना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कुछ लोग तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि खुदा ना खासा श्रीलंका वाली सूरत हाल है, जैसे कि बानी पीटिया हालात को जेल में बैठकर श्रीलंका से तशबीह दे रहे हैं। तो खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं है ना सर? देखिए, बस हम सबकी दुआ है कि ऐसा ना हो। एक वक्त आया था पिछले साल जून के महीने में हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो चुके थे, 4 अरब डॉलर तक गिर चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जुलाई के महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर खुद उन्होंने अब मेहनत करके एक शॉर्ट टर्म IMF प्रोग्राम हासिल किया, जो स्टैंड बाय फैसिलिटी 9 महीने के लिए, और उसके नतीजे में काफ़ी पैसा आया है।
और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन 8 अरब डॉलर हैं, जो ज्यादा नहीं है बट इतना कम भी नहीं। हाँ, लेकिन श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करना सर ये नाइंसाफी नहीं है? देखिए, बात यह है कि अगर आप आगे चलकर अगले कुछ महीनों में आपका IMF के प्रोग्राम का आगाज नहीं होता है तो खतरा जरूर फिर से मौजूद है कि आपके रिजर्व्स फिर से 4-5 बिलियन डॉलर तक गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है और कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से स्टेबलाइजेशन हो और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हम जो है अपने शरीर। और सर आज जो लेटेस्ट खबर आई थी वो तो ये है ना कि इनके मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ ही जा रहे हैं हुकूमत के IMF के साथ। देखिए, बात यह है कि IMF इस मर्तबा मैं क्योंकि अपनी पिछले दिन जिंदगी में IMF के साथ मैंने बहुत नेगोशिएट किया है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात इशारा की इजाजत दे दीजिए, उसके आगे मैं नहीं कहूँगा, और वो ये है कि इस मर्तबा शायद इसमें थोड़ा सा सियासी पहलू आ जाए अमेरिका की तरफ से। अच्छा, इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता। इसका इशारा कल मिल चुका है, अगर आप देख लें अखबारों में तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। मैं इस वक्त वाज़ेह तौर पर नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि IMF के साथ बातचीत में कोई प्रॉब्लम हो, मगर कुछ ऐसे शराइत रख सकता है IMF जो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहले सेगमेंट में रिलीफ की बात की और एक जानिब अवाम है जो किसी भी तरह के रिलीफ के मुंतज़िर हैं, और दूसरी जानिब अब देखते हैं कि सियासतदान बिलखुसूस हमारी हुक्मरान जमात जिसे रिलीफ दर रिलीफ मिलने का सिलसिला मुसलसल जारी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को अल-अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। और इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि IMF के कहने पर बिजली और गैस मज़ीद कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पहला सवाल तो ये उठता है कि लीगी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत IMF से पैकेज के हसूल के लिए बाजी लगा रही और शराइत की मंजूरी पर आमादा है। क्या इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब की राय शामिल नहीं है, या फिर नवाज शरीफ साहब का ये बयान भी महज एक सियासी बयान है? इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बस पार्टी से शर्मिला फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, PTI से शौकत यूसुफ जई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और नून लीग से जफर इकबाल झगड़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं झगड़ा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर, आपकी जमात को तो रिलीफ का जो सिलसिला मिल रहा है, अपनी मिसाल आप है और आप पे तनकीद करने वाले आपको पता है इस रिलीफ पे भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। अब ये जो अदलिया से आपकी शिकायत हैं आपकी जमात को, मेरे ख्याल से दूर हो गई होंगी सर? झगड़ा साहब। जी झगड़ा साहब, आपकी जमात को जो अभी रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है उस पर आपके जो नाकिदीन कह लें, आप पे तनकीद करने वाले, आपके मुखालिफिन, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों को रिलीफ क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा। आपकी जमात के जो अदलिया से शिकायत थी मेरे ख्याल से उसका वो दूर हो गई हैं? देखिए जी, हमारी जमात अल्लाह के करम से पहली बार पाकिस्तान में सियासत में नहीं आई, इसका एक मौजूद रिकॉर्ड है, और ये अब अगर आई है तो चौथी बार आपके पास खिदमत करने के लिए आई है। हमारे अदलिया से या किसी से कोई शिकायत कभी ना हुई है, ना हम करते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि हमारे कायद सर नवाज शरीफ साहब के मुझे अल्फाज याद हैं कि वो भरे जलसों में वो जब बात करते थे, जब बात बाहर जाके भी जब उन्होंने जितनी बार भी अपनी जमात के लोगों से, अपने फॉलोअर से बात करने की कोशिश की, कौम से खिताब करने की कोशिश की, जिन्हें ऐसे कह लें तो वो तो बुक से भरे हुए जजेस तक कह देते थे। नहीं, किसने ये किसकी बात कर रहे हैं, किसने जज के खिलाफ ऐसी बात सर की? नवाज शरीफ साहब की बात मैं कर रही हूँ। क्या उनके अल्फाज ये नहीं थे बुक से भरे हुए जजेस? देखें, कभी नहीं बोला उन्होंने। देखिए, मैं आपको बताऊं,
वो ये जरूर कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए अदलिया से, वो कहते हैं मैं दिल में अदलिया का जितना एहतराम करता हूँ शायद ही और कोई कहे, लेकिन इतना जरूर करता हूँ कि अगर कोई फैसला क्वेश्चनेबल हो और लॉ आइन के मुताबिक ना हो, आइन और कानून के मुताबिक ना हो, तो बड़ा हम सॉफ्ट उसमें मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारी अदलिया से ये गुजारिश है कि इस फैसले को एक दफा वो रिव्यू करें। झगड़ा से मैं सिर्फ चले आगे चलते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ऐसे बयान दिए थे नवाज शरीफ साहब ने कि बुक से भरे हुए जजेस, हो सकता है मैंने गलत सुना हो। चले खैर, हाँ जी मैं आपको सही बताऊंगा, मैं कभी भी ऐसी गलत बात नहीं। ठीक है, आप कहते हैं कि कभी भी नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बात नहीं की माजी में भी। ठीक है, जो अदलिया के डायरेक्टर उनको टारगेट किया और कहा कि अदलिया ने ये बुरा किया है या ये गलत किया है, नहीं, वो ये ठीक है। चले आपका मौकिफ आ गया। चले शायद मैंने फिर गलत सुना होगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कभी माजी में ऐसे अल्फाज बोले हैं। चले हम आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब की राय शामिल है ये IMF से मुज़ाकरात में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे कि ये जो IMF है, अब जारी बात है कब तक हम IMF के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इस तरह के वो जो बयान दे रहे हैं, तो इससे एक तासुर ये जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब इस मुज़ाकरात में जो IMF के साथ है उसके हामी नहीं है, उनकी राय इसमें शामिल नहीं है। देखिए जी, उन्होंने हमेशा IMF की बात की है, तो वो यही की है कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से आज से नहीं बल्कि शुरू से कर्जों में डूबा हुआ है, और उन कर्जों का जो ताल्लुक होता है तो IMF का उसमें जरूर अमल दखल होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि जी हम कब तक इस तरह चलते रहेंगे, हमें अपनी मईशत को दुरुस्त करना होगा। मईशत हमारा जो बुनियादी मसला है इस वक्त, मैं खुद भी बार बार अपने टॉक शोज में कि हमारा बुनियादी मसला मईशत है, और मईशत के लिए मियां नवाज शरीफ ने हमेशा यही कहा है कि हमने इसको ठीक करना है। ये कभी नहीं कहा सर IMF से रिलेटेड जैसे भी उनका चले बयान आया, उसको जिस तरह भी समझा जा रहा है, आपको पता है फिर बयान जब दे दिया जाता है, बड़े लीडरान है, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ बोला या एक जुमला बोला, तो फिर जारी बात है हर कुछ जुमले को अपने हिसाब से उसकी एंगलिंग कर रहा होता है, उससे मतलब निकाल रहा होता है, फिर आप लोगों से सवाल पूछ के उस गुत्थी को सुलझा लिया जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ यूसुफ साहब, सिर्फ एक चीज़ ये आखिरी बता दें झगड़ा साहब कि अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना होते तो तब भी इस तरह के खुलकर बयान दिए जा रहे होते नवाज शरीफ साहब की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं ये आपको कहूँ कि उनका वज़ीर ख़जाना न बनना और बनना जो है वो सब जो हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की बाकायदा उसके इंस्ट्रक्शंस और उनकी राय लेकर ही सब। यानी नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बने, उनको उन पर एतमाद नहीं था? नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि वो वज़ीर ख़जाना बने, उनको उन पे एतमाद नहीं था? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कभी नहीं कहा कि एतमाद नहीं था। तो क्यों नहीं बनाया गया? वो वेरीफाई कर लें, तो बनाया क्यों नहीं गया ना? अगर कोई अच्छा परफॉर्मर होता तो आप तो उसको बार बार उसकी खिदमात जो हैं लेना चाहते हैं, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं उनको बनाया गया? ये आज तक सवाल पूछा जा रहा है। उसमें देखें सियासी जमातों में बड़े मसले होते हैं, ये जो इस वक्त यानी बाकी सब कंपैटिबिलिटी महसूस नहीं कर रहे थे उनके साथ, कंफर्टेबल नहीं थे। एक बंदा हमें मिला है जो कि बैंकर्स रहा है और उसको बैंकिंग का बहुत वसी तजुर्बा भी है, और IMF यानी फिर आप ये मान रहे हैं कि वो इसहाक डार सबसे बेहतर ऑप्शन थे तो इसलिए वो आए? नहीं, देखे ना, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि उनकी जो है वो अपनी फील्ड थी, और फील्ड में चूंकि वो IMF के साथ इन का कनेक्शन बहुत रहे थे, इसलिए ये बेहतर समझा गया कि उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि इसहाक डार साहब पर मियां नवाज शरीफ का वो कॉन्फिडेंस नहीं था और वो नहीं कर सकते थे, ये कभी कहा नहीं है उन्होंने।
चलें ठीक है जी। अच्छा यूसुफ वैसे मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब बरी हो गए मुकदमात में, क्या कहेंगे इस पर? रिलीफ के वाले से आपकी पार्टी काफ़ी बातें कर रही है, तो सर रिलीफ तो वैसे आपको भी मिला है, चेयरमैन पीटीआई को मजीद 2 केसेस में जो रिलीफ मिल गया है, तो क्या अब ये जो तासुर है गलत साबित नहीं होता जो आपकी जमात बना रही थी सिलेक्टेड इंसाफ का? इधर इनको भी रिलीफ मिला, उधर आपको भी मिल गया 2 केसेस में, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें रिलीफ पे कोई एतराज़ नहीं है, जो जजेस जिस तरह मुनासिब समझे करें फैसले, लेकिन जिस तरीके से वो हसन नवाज और हुसैन नवाज को मिले, वो तो खैर उनके वालिद को भी उसी तरह मिल गया। जी जी, प्रोटोकॉल के साथ लाया गया एयरपोर्ट पे, यहाँ तक कि नादरा के अंगूठे लगवाने के लिए भी वो सारी टीम एयरपोर्ट पे बुलाई गई। तो देखिए, ये तो वक्त वक्त की बात होती है। अब ये सोचना चाहिए मुक़्तदर हलकों को कि ये जो कुछ हो रहा है क्या ये सही है? एक ऐसे मुल्क के अंदर जो खुद हुक्मरान कह रहे हैं कि इस वक्त हमें बहुत बड़ा इशू है, माली मुश्किलात हैं, और आप 80 अरब रुपए माफ़ करा के उन लोगों को इक़्तिदार दे रहे हैं जिन्होंने लूट मार करके वो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये सर आप देखिए, जो सब IMF को खत लिख रहे थे इस पे तो आप लोगों पे बड़ी तनकीद हो रही थी। मैं उसमें आता हूँ, कि मैशत के आप लोग दुश्मनी के मुतरादिफ था ये कि आप लोग IMF को खत लिख रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर करें, वो आगे से फिर कह रहे हैं कि हमारा लेना देना ही नहीं है आपके सियासी मामला। अच्छा देखिए, दुश्मनी तो वो लोग कर रहे हैं जो IMF से कर्जा लेके बगैर डकार के खा रहे हैं। दुश्मनी तो वो हो रही है ना। शौकत साहब, अगर जो आप चाह रहे थे खत के मुताबिक अगर वो होता खुदा ना खासा, फिर क्या सूरत हाल होती और कौन उस सूरत हाल से दो चार होता? पाकिस्तान की आवाम ना। देखिए, एक तो इसको बड़ा गलत लिया जा रहा है। हमने कब कहा है कि कर्जा ना ले? हमने तो कर्जे की मुखालिफत नहीं की है। हमने तो ये कहा था कि जब IMF आई थी, इमरान खान से मिली और उन्होंने कहा कि आप गारंटी करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं गारंटी करता हूँ, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, तो उन्होंने कहा ये हम कोशिश करेंगे। गो कि उनका कोई रोल नहीं था उसमें, लेकिन जाहिर है जब बंदा अपर हैंड हो, कर्जा दे रहा हो किसी मुल्क के लिए, वो ये तो कर सकता है, और उनके अपने मफादात होते हैं। जो जवाब दिया उस जवाब के बाद फिर आपका क्या जवाब है? नहीं देखिए, हमारा तो ये था कि फिर हमसे क्यों लेने आए थे, गारंटी लेने क्यों आए थे? जाहिर है गारंटी लेने आए थे तो कोई खास वजह थी ना। उनको पता था कि इस मुल्क में सबसे बड़ी कुव्वत है तहरीक इंसाफ, तो गारंटी तो इन्हीं की बनती है। तो उसके बावजूद, लेकिन देखिए इसमें वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अब तो जो चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। शर्मिला साहिबा को आपकी इजाज़त से शामिल गुफ्तगू करूँ। शर्मिला, शौकत यूसुफजई साहब को भी सुना, तो वो कह रहे हैं कि जी हमसे गारंटी लेना चाहते थे क्योंकि हमसे बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। कैसे देखती हैं आप? जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। किस बात की गारंटी मांग रहे हैं? IMF को उन्होंने खत लिखा ना, जो मैं खत के हवाले से सवाल पूछ रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या करने। जी जी, बात यह है एक आलमी इदारा जिसका ताल्लुक इलेक्शन से है ही नहीं, जी जी, ना वो इनसे गारंटी मांगेगा ना ही उसको गारंटी दे सकते हैं। इस मुल्क में जो इलेक्शन कराने का मिजाज था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवा दिया। अब इनको जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इशूज हैं, वो फिर इनके पास लीगल फॉरम्स मौजूद है, वहाँ जाएं और अपना मुकदमा लड़ें। IMF का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्के में दोबारा इंतखाबात का शर्मिला साहबा कह भी दिया है। मेरे ख्याल से अब एक हल्का तो खोल दिया गया, इन्होंने 10 हल्कों की बात की, शुरुआत तो हो गई ना। दीज आर द फॉरम्स। आपके पास इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ से इनकी दाद रसाई होगी ना। IMF तो आके नहीं क्या, और IMF ने वैसे भी जवाब इनको दे दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। अच्छा, जो सेनेट इंतखाबात में रजा रबानी साहब का नाम इस बार नहीं आया है, इसकी कोई खास वजह शर्मिला साहब? इसको बड़े लोगों की जानिब से सरप्राइज भी कहा जा रहा है। नहीं जी, देखिए रजा रबानी साहब का मैं बड़ा एहतराम करती हूँ और वो माजी में भी कई बार सेनेटर रह चुके हैं। अब पार्टी टिकट देना नहीं देना ये लीडरशिप का काम है, और मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स ही वाज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द सेनेट, लेकिन जो बाकी लोगों को भी टिकट्स अलॉट हुए हैं वो भी सीनियर वर्कर्स हैं पार्टी के।
अच्छा, ये शाहिद खान अब्बासी साहब का मैं बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा शर्मिला साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी कि जो नैब कवानीन है वो वापस लें। क्या ये मुस्तकबिल में इस तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है? क्योंकि नून लीग के मंशूर में भी शामिल था ये नैब के हवाले से, और आपकी पार्टी ज़ाहिर बात है फिर इस पॉइंट में उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप लोगों को भी नैब पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं शुरू से। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जो मीसाक़ जमहूरियत में फैसला हुआ था कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, नैब के कवानीन को बेहतर बनाना चाहिए ताकि किसी को ये एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात ना हो कि उनके साथ ज्यादती हुई है। नैब को सियासी मुखालफीन को बंद करने या सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब इस पे क्या फैसला होता है, क्या कानून साजी होती है, तो हुकूमत बताइए, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन आईनी ओहदे आपके पास आ रहे हैं, सदर मुमलिकत आपके हैं, लेकिन इसी को बड़ा स्मार्ट मूव कहा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आप बड़े आराम से बरी जुमा हो गए शर्मिला साहिबा कि सारे सवालात जो हैं वो घूमते रहेंगे नून लीग के इर्द गिर्द, आईनी ओहदे आपके पास भी होंगे, लेकिन आप जवाब दे किसी चीज़ के लिए नहीं होंगे। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करना तो ये तो हमारा आईनी हक था, लेकिन हुकूमत बनाना, हुकूमत चलाना, ये मैंडेट हमें नहीं मिला। अगर हमारे पास ये मैंडेट होता तो वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते, हम जवाब देते हर चीज के लिए, जाहिर बात है। वजीर आजम और काबीना आगे देख ऐसा कुछ सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि अभी से बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2 शायद कुछ अरसे के बाद, आगे 1 साल के बाद जाके पीपल्स पार्टी भी वजारतें लेगी। जी, मैं 1 साल बाद की बात तो अभी आपको नहीं बता सकती हतमी तौर पे, लेकिन ये फैसला तो सीसी ने किया था, ठीक है, कि हम वजारतें नहीं रहेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अभी तक तो यही फैसला है। ठीक है। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, ये स्मार्ट मूव जो है पीपल्स पार्टी की आपको कैसी लगती है कि आईनी ओहदे इनके पास हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी वो सारी नून लीग पर होगी, क्योंकि वो कहते हैं हुकूमत में तो नून लीग है, वजारतें नून लीग के पास हैं। दूसरी बात, आपकी जमात में इस वक्त हम देखते हैं कि बैक वक्त काफ़ी जो तर्जुमान है वो काम कर रहे हैं, कोई क्या कह देता है, कोई क्या कह देता है, बड़ी कन्फ्यूजन है। और मेरे कुछ ज़राए मुझे ये बताते हैं कि ये आपके जो बानी चेयरमैन है PTI के, ये वो बड़ा चालाकी के साथ ये करते हैं कि वो किसी को भी कुछ कह के बाहर भेज देते हैं और फिर वो खुद ही तमाम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, देखें इस वक्त थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आपके बानी चेयरमैन इस तरह की शरारतें करते हैं, इसका मतलब है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, बानी चेयरमैन अगर होता ना तो आपको पता है कि वो जेल के अंदर है, उसके बावजूद उसकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में जीती अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम में उसी तरह पॉपुलर है, बल्कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये जरूर होता है कि जब लीडर सामने नहीं होता है तो थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, और बहुत सारे लोग नए आए हैं, और वकला साहिबान है ज्यादातर, तो वकला को तो आप चुप नहीं करा सकते ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप भी वकला से दुखी हैं, जैसे आपकी पार्टी के बेशुमार लोग वकला से दुखी हैं, आप लोग कहते हैं वकला ने आपकी पार्टी को हाईजैक कर ली है। देखिए, वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस वक्त, ये तो मानना पड़ेगा। मैं 96 से हूँ, 96 से हूँ पार्टी के साथ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग नए आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, तो व्हाई नॉट, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो। यानी आप कहते हैं 1 साल में वकला ने वो जगह ले ली जो आप लोग 96 से आप कह रहे हैं कि आप नहीं ले सके वो जगह आज तक। ये हमारी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है, हमें किसी ने तो नहीं किया कि किसी ने उतारा है हमें। सर मतलब आप 28 साल में वो जगह नहीं बना पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं जो वकला ने बना ली साल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये मौका ऐसा था ना, मुश्किल वक्त था, और उसमें से वकला ही ऐसा कर सकते थे। वकला के अलावा पॉलिटिकल वर्कर के साथ क्या हो रहा था ये तो आपके सामने है सारी चीजें। तो पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मारे भी खाता रहा, अपने आप को पेश भी करता रहा, जेलें भी काटी, सब कुछ हुआ, लेकिन वकला ने जो है ना बहुत अहम रोल अदा किया हमारी पार्टी में, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। आपकी पार्टी ने जिस तरह की पार्लिमानी सियासत करने का इरादा किया है, तो इस पर अब आप लोग कायम रहेंगे, और ये आपको नहीं लगता कि बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था फैसला आप लोगों को? अच्छा, देखिए, हम हैं पार्लिमानी पार्टी, ये तो वैसे ज्यादती की गई। देखिए, आपने आइन बनाया है, शर्मिला जी सुन रही होंगी, भुट्टो साहब के दौर में आइन बना था, उसमें ये सारी चीजें हैं कि अगर आप कोई असेंबली तोड़ना चाहे तो वो तोड़ सकता है आइन के मुताबिक, और 90 दिन में फिर इलेक्शन हो गए। तो आइन किसने तोड़ा? हमने तो नहीं तोड़ा। वो किसने पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हुए? हम तो नहीं हुए। हम समझ रहे थे कि जी उस वक्त नहीं चल रही थी, असेंबलियाँ ठीक नहीं थी, और हम फ्रेश मैंडेट लेने जा रहे थे।
हमने असम्बलियाँ तोड़ी और हमने आवाम के पास जाना था, नहीं किया, किसी ने उस पर अमल ही नहीं किया। जो 90 डेज में इंतखाबात होने थे वो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया किसी ने। तो वो तो उन लोगों से पूछा जाए ना कि जिन्होंने 90 डेज में नहीं किया और अब वो जो एक चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं कि जी अभी तो इतने दिन हो गए, अभी तो ये ख़वातीन की नशिस्तों के लिए आपने पहले नाम नहीं दिए और ये जो है ना ये पार्टी जो है ये पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। ठीक है, ये तो सारा गपशप है। आप यानी आइन में कितने ज्यादा वो है। एक तरफ लिखा है कि आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी सियासी जुमात में, उसमें चलें जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है जी। तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आकर अफवाज पर हमले करते हैं, जो कि निहायत अफसोसनाक अमर है और अफगान हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है, जिसके बाइस गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई कार्रवाई की, जिसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और कालेदम तहरीक तालिबान को निशाना बनाया गया और अफगान सरजमीन पर मौजूद ठिकाने तबाह किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये कितना ज़रूरी था ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि कई याद दहानियों के बावजूद हम देख रहे थे कि इस पर अमल नहीं हो रहा था अफगान हुकूमत से। थैंक यू डॉक्टर फिजा। आपका प्रोग्राम का टाइटल एक रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा जी। अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर लेकर आगे चलें तो आपने इसको अगस्त 2021 से बुरी गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान की। उस वक्त आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तारीफ की थी और अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी थी, और उसके साथ साथ हमारे मिलिट्री हाईअप्स भी गए थे और उनके तमाम किस्म का ताउन जो है वो अफगानिस्तान के साथ करने का इरादा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप था ये किसी सूरत भी उनके शायद इंडियंस के हक में नहीं था, और जो बुरी गवर्नमेंट है वो इंडियंस के नैरेटिव को लेके आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब तकरीबन 26 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो टू फ्रंट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है, उस सिलसिले के ताने बाने अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज पर चल रही है उससे जाके मिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2.5 सालों के अंदर अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट के जो करता धरता है उनके साथ मिल बैठ के बात की। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, जो आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे दुरानी साहब वहां पे गए थे काबुल में, हम सब जानते हैं, दोहा में हमारे डायलॉग काउंटर टेररिज्म के चल रहे थे। तमाम किस्म की जो आप एफर्ट्स हो सकती हैं वो पाकिस्तान ने की थी हर लेवल के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से जो बुरी गवर्नमेंट है वो लिप सर्विसिंग करती रही। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का याद भी किया, इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि ऐसे कई इलाके हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स के साथ साथ के जहाँ पे अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके रिट ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है। तो इस सूरत के अंदर आप के अंदर पाकिस्तान में जब 12 दफा पिछले साल के अंदर आप देखें जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें वहाँ पे जो टेररिस्ट मारे गए उनसे मिलने वाला असलहा इस बात वो अमेरिकन असलहा है, जो कि अमेरिकन यहाँ पे जब अगस्त 2021 में गए थे तो छोड़ के गए थे। तो अब टेररिस्ट के पास से वही असले का मिलना इस बात की गमाजी है, इस बात की जो है वो कासी करता है कि वहाँ पर जो टीटीपी के एलिमेंट्स वहाँ पे छुपे हुए हैं, और वहाँ जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रॉयका जो है इसका नेक्सस है। तो लिहाजा वेपन जो मिलना उनके साथ, नाइट विजन गॉगल्स, एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी वाले जो गैजेट्स मिलना जो टेररिस्ट है, तो ये तमाम चीजें दिखा रहा था कि ये सिर्फ लिप सर्विसिंग है, ये सिर्फ एक किस्म का दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो एक बयान दे देते हैं जिसे मजम्मत करते हैं लफ्जी तौर पे, वरना एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। अब 16 दिसंबर की सुबह सहरी के बाद जैसे कर्नल काशिफ, कैप्टन अहमद ने अपने 5 जवानों के साथ शहादत दी थी, तो उस वक्त उनका जनाजा हुआ तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात का जो है स्ट्रांगली इरादा किया था कि हम इसका खराज लेंगे, इसका बदला लेंगे। तो उसी सिलसिले के अंदर कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे सिलेक्टेड टारगेट्स के ऊपर अटैक किया जो कि बॉर्डर्स के साथ साथ है, जहाँ पे के डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे ये छुपे हुए हैं जो टेररिस्ट हैं, और इसमें वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस पर अटैक किया गया और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान ने भी इस चीज को पाकिस्तानी कमजोरी समझते हुए ये 2 महीने पहले अटैक किया था पाकिस्तान ने, और जब जवाब मिला
तो उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से वो अपनी अब चुप करके बैठ गए और हमारी एक दोस्ती जो है दोबारा से अमन के रास्ते पे वापस चली गई है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली और एक किस्म का जो है अपने रिस्पॉन्स देने की बात थी, क्योंकि जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात थी। लेकिन ये तमाम चीजों का अगर आप होलसम इनकम्पसिंग एक जायजा अगर लें तो मैं समझता हूँ कि स्टिल अमन को मौका देना चाहिए। कल भी जो आपकी प्रेस रिलीज जारी हुई है फॉरेन ऑफिस की जानिब से, उसका लास्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने शहादतें उठाई हैं मीर अली के अंदर, इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सोवरेनिटी का हवाला दे के उसकी कदर करने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की बात की, दोस्ती और अमन की बात की, लेकिन एट द सेम टाइम कहा कि हम अपनी सोवरेनिटी को किसी सूरत भी चैलेंज नहीं होने देंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोवरेनिटी अपनी जो है उसको महफूज रखने के लिए और इंश्योर करने के लिए ये अटैक जो है ये करना बनता था, ताकि दुनिया जो है पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड। ये रिस्पॉन्स बहुत जरूरी था। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।